हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। आज हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने क्लास 10 की जो एसएसटी है उसके जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। और यहीं से एक सीरीज चालू करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके फ्रेंड सर्कल को और भी लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वगैरह मिल सके। आज की अपनी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 का एसएसटी का जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट जो है संसाधन एवं विकास। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और देखते रहिए, नॉलेज को गेन करते रहिए हमारी वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को, संसाधन एवं विकास को। क्या है इस तरीके का। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, संसाधन की। संसाधन क्या होता है? संसाधन को कहा जाता है रिसोर्सेस। संसाधन रिसोर्सेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को क्या करती है, पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी है और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है, क्या कहलाता है? एक संसाधन कहलाता है। अगर शॉर्ट में बच्चों बताएं हम आपको तो संसाधन हर उस वस्तु को कहा जाता है जो मानव के काम आती है, जो मानव की कार्य में मदद करती है, उस वस्तु को कहा जाता है संसाधन। वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे और जिसको बनाने के लिए मौजूदा टाइम में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर वो टेक्नोलॉजी है, अवेलेबल है, तो हम उसे रिसोर्सेज कह सकते हैं और वो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होनी चाहिए, उसे ही हम कहते हैं संसाधन। आगे बढ़ते हैं। संसाधन एक प्राकृतिक उपहार नहीं है। संसाधन कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है, बल्कि संसाधन तो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। क्योंकि मानवीय क्रिया क्या करती है? पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देती है और उन्हें प्रयोग करने लायक बनाती है। बेसिकली बच्चों देखो, संसाधन जो है वो एक कोई प्राकृतिक नेचुरल गिफ्ट नहीं होता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि दो तरह के संसाधन होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। पर यहाँ पर हम नेचुरल और मैन मेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मानव क्रियाएं हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेस को मैन मेड रिसोर्सेस में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है मैन मेड संसाधन में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर जो हम जंगलों से वुड प्राप्त करते हैं, इसी वुड से हम क्या बना लेते हैं? फर्नीचर वगैरह बना लेते हैं। इसी वुड से हम अपने लिए डोर वगैरह बना लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती है? मानवीय क्रियाओं के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों यहाँ पर 4 तरह के टाइप ऑफ रिसोर्सेज दे रखे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। एनसीईआरटी में आपको इस तरीके से 4 हिस्सों में से डिवाइड किया गया है, जैसे हम कहते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो फटाफट से देख लेते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। पहला क्या है? इसमें है पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव और अजैव क्या होता है? एक होता है बायो और एक होता है अबायोटिक, है ना। एक यहाँ पर होता है बायो और एक होता है अबायोटिक। दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरी चीज़ है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी 2 कैटेगरी में से बांटा गया है। एक है नवीकरणीय योग्य और एक है अनवीकरणीय योग्य। हम इनको फुल डिटेल में आगे भी समझेंगे कि ये क्या है। तीसरी चीज़ जो कैटेगराइज करी गई है वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर 4 कैटेगरी है। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। 4 कैटेगरी में से बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। अगर हम विकास के आधार पर बात करें तो विकास के आधार पर भी इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है।
विकास के आधार पर अगर हम बात करें तो इसे 4 हिस्सों में कौन से में बांटा गया? पहला है संभावी, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं एक एक करके किस तरीके से सारे रिसोर्सेस हैं। उससे पहले तक आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। देखिए संसाधन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। प्राकृतिक को बोलते हैं हम नेचुरल और मानवीय को बोलते हैं मैन मेड। प्राकृतिक संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक सतत संसाधन है जैसे पर्वत है, जल वगैरह है, और दूसरा संसाधन है जैव संसाधन। जैव संसाधन को देखें तो जैव संसाधन को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है प्राकृतिक वनस्पति जिसे हम जंगल वगैरह फॉरेस्ट वगैरह कहते हैं, और दूसरा है वन्य जीव। वन्य जीव से हमारा मतलब है वाइल्ड लाइफ से, जंगलों में रहने वाले जानवर और उनकी ज़िंदगी से। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो अनवीकरणीय संसाधन को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक वो है जो पुनः चक्रीय है और एक जो है अचक्रीय है। पुनः चक्रीय वो होते हैं जिसे दोबारा से दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अचक्रीय वो हो सकते हैं जिसे उसके मूल रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसे किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसे अचक्रीय कहा जाता है। अगर हम मानवीय संसाधन की बात करें तो मानवीय संसाधन एक होती है संरचनाएं एवं संस्थाओं के आधार पर, और दूसरी होती है मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है उत्पत्ति के आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। जैव और अजैव तरह के संसाधन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बायो एंड अबायोटिक इसे कहा जाता है। देख लेते हैं ये संसाधन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव संसाधन की। जैव संसाधन होते क्या हैं? तो नंबर फर्स्ट जैव संसाधन बात करेंगे और नंबर टू बात करेंगे अजैव संसाधन की। ठीक है, तो सबसे पहले जैव संसाधन देख लेते हैं कि जैव संसाधन किस तरीके के हैं। तो जैव संसाधन उस संसाधनों को कहते हैं जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इनमें जीवन होता है। बेसिकली बच्चों होता क्या है, जैव संसाधन वही है जिसके अंदर जीवन है, मतलब जिसके अंदर जीवन है, जो मतलब जीवन रखता है, या जिसे कहते हैं सजीव, जिसके अंदर जीवन है, लाइफ लाइन है, ठीक है, सजीव है, वो कैसा संसाधन है? जैव संसाधन है। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे मनुष्य, हमारे अंदर जीवन होता है, वनस्पति जात पेड़ पौधों वगैरह में जीवन होता है, प्राणी जात जानवरों में जीवन होता है, मत्स्य जीवन जो मत्स्य होते हैं, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं उनमें जीवन होता है, पशुधन जो पशु होते हैं, गाय बैल वगैरह जो होते हैं, ये सब जो होते हैं इनमें भी क्या होता है? जीवन होता है। तो एक संसाधन तो ये हो गया जैव संसाधन, और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन की बात करें तो वो सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन हम कहते हैं। और निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? जैसे चट्टानें और धातुएं हैं। चट्टान जो होती है अजीब होती है, उसमें कोई लाइफ नहीं होती। धातुएं जो होती हैं वो उसमें कोई लाइफ नहीं होती, है ना। हम कहें कि मोबाइल फ़ोन जो है वो एक तरीके से क्या है? अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर इन 2 कैटेगरी में हम जैव संसाधन और अजैव संसाधन के आधार पर इन्हें बांट सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब होता है कि खत्म होने के आधार पर, कि कोई संसाधन कितने दिनों तक क्या रह सकता है, उस संसाधन की लाइफ कितनी है। ठीक है, तो जल्दी उसकी लाइफ का पता चल जाता है। तो इस हिसाब से हम बांटते हैं इसे 2 हिस्सों में, एक है नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो बात करते हैं पहले संसाधन की, नवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, ये यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा और वन्य जीवन। बच्चों देखो, नवीकरणीय योग्य संसाधन होते क्या हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन वो है जिन्हें हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, मतलब जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ सैकड़ों वर्षों में ख़त्म बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, जिनको हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणें,
लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, हमारे पास भरपूर मात्रा में हवा है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जल ऊर्जा, इतने सारे समुद्र हैं हमारे पास, महासागर हैं, नदियां हैं, इन सब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वन और वन्य जीवन, जंगलों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे संसाधन जो है लंबे समय तक रहने वाले संसाधन हैं। तो इन संसाधनों को हम बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। अगर हम अनवीकरणीय योग्य संसाधन की बात करें तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन वो संसाधन है जो संसाधन अभी हाल फिलहाल में क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, जिन्हें हम आगे फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि इन संसाधनों का विकास जो है ना वो लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद होता है। जैसे इसमें सबसे बड़े संसाधन है खनिज और जीवाश्म ईंधन। इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है और लाखों वर्ष तो है नहीं हमारे पास, हमें तो 1 वर्ष 2 वर्ष या कल इस्तेमाल करना है, लाखों वर्ष तो समय है ही नहीं। तो लाखों वर्ष का जब समय लगता है तो इसे हम कहते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे धातु, तेल, गैस, ये सब चीज़ें जो हैं क्या है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। जैसे पेट्रोलियम है, आपको पता है पेट्रोलियम जो है लंबे समय तक लाखों वर्षों में बना है। जैसे हम कहते हैं कोयला, है ना, कोयला जो है आपका, तो कोयला भी लाखों वर्षों में बना है। तो अगर हमें चाहिए होगा, अगर ये कल को ख़त्म हो गया तो क्या हम 2-3 दिन या 2 साल 4 साल या 50 साल में इसे प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसे बनने में लंबा समय लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन, और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये जल्द ही क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी बिंदु समझ में नहीं आया है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी पे नीचे बिजनेस मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मेल कर सकते हैं, अपनी सारे क्वेरी को मेल कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस चीज़ का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, और आगे आ जाता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम 4 कैटेगरी में इसे बांटते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बेस्ड ऑन ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं हम व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है वो संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के हैं। निजी व्यक्ति से हमारा मतलब होता है संसाधन निजी व्यक्तियों के जो स्वामित्व में होंगे उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे गांव के किसान के पास क्या होता है, भूमि होती है, घर होते हैं, मशीनें होती हैं, तो ये उसकी पर्सनल है ना। अगर मेरा मोबाइल फ़ोन जो है, मेरा लैपटॉप जो है, ये तो मेरा अपना है, तो ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन। शहर के लोगों के पास घर होती है, ज़मीन होते हैं, जायदाद, बाग, चारागाह, ये सब चीज़ें होती हैं, तालाब होते हैं, अन्य चीज़ें, फैक्ट्री वगैरह होती हैं। ये सब क्या है, निजी संसाधनों के उदाहरण हैं, जिसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं। दूसरी चीज़ सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो क्या किसके होते हैं, पब्लिक के होते हैं, मतलब जो लोगों के हैं, जिन्हें लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सड़कें हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड हैं, सड़कें तो हो गया आपका, ठीक है। अगर हम बात करें पार्क है, पार्क का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नदी है, नदी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो इसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, कोई मना नहीं कर सकता इसके लिए। गांव में चारागाह भूमि, शमशान भूमि, तालाब भूमि, ये सब चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये सामुदायिक संसाधन, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए है। नगरों में बात करें तो पार्क है, पिकनिक स्थल है, खेल का मैदान है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए सारी चीज़ें बनी हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बोलते हैं क्या, सामुदायिक संसाधन। जैसे आपके गवर्नमेंट्स के स्कूल हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक सामुदायिक संसाधन है जो एक समुदाय के लिए है। आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं राष्ट्रीय संसाधन पर। राष्ट्रीय संसाधन मुख्य रूप से क्या कहा जाता है कि एक देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन,
वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, चाहे वो संसाधन व्यक्तिगत हो या सामुदायिक संसाधन हो। अभी जो हमने पीछे दो पढ़े ना, एक तो ये सामुदायिक संसाधन आपका और एक ये आपका व्यक्तिगत संसाधन। ये दोनों ही संसाधन है कहाँ, हवा में तो है नहीं, ये दोनों ही संसाधन कहाँ पर है, हमारे देश में है, हमारे इंडिया में है। तो अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इन संसाधनों का इस्तेमाल वो कर सकती है। देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन एक देश के संसाधन होते हैं। जैसे हमारे देश में अगर कोई खनिज प्राप्त होता है, हमारा जो जल संसाधन है, वन्य जीवन है, देश की समुद्री सीमा रेखा से 12 मील के अंदर लगभग 22.2 किलोमीटर का महासागरीय क्षेत्र और उसमें पाए जाने वाला संसाधन, ये सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। आगे की तरफ बढ़ें तो आगे की तरफ हमारे पास आ जाते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर पूरे विश्व का कब्जा होता है, पूरे वर्ल्ड का कब्जा, किसी एक देश का कब्जा नहीं होगा, इन पर पूरे वर्ल्ड का कब्जा होगा। जैसे कि आपको मैं बताऊं स्पेस, ठीक है, स्पेस जो है वो किसका है, पूरे वर्ल्ड का है। कोई भी अपनी मिसाइलें लॉन्च कर सकता है स्पेस के अंदर। स्पेस में आपका मून जो है, मून पर किसी भी तरह के कोई भी प्रोग्राम कर सकता है कोई भी, ठीक है। आपका जो सी है, समुद्र है, ओशियन है, तो इन सब चीज़ों पर कोई भी देश क्या कर सकता है, अपने प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है। अगर मैं बात करूं तो एक मुख्य रूप से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आपको पता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर खूब सारी बर्फ जमी पड़ी है। अंटार्कटिक और आर्कटिक, ये हमारी पृथ्वी के दो सिरे हैं। इन दोनों पर भी कोई भी जाकर क्या कर सकता है, अपने इस्तेमाल के लिए वस्तुएं वगैरह प्राप्त कर सकता है, अपने वहाँ पर जो रिसर्च सेंटर्स वगैरह है वो खोल सकता है। तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतरिक्ष भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बात करते हैं तो विकास के स्तर के आधार पर हम संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, इसे भी 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया। तो इन 4 कैटेगरी को भी देख लेते हैं कि 4 कैटेगरी क्या है, किस तरीके की है ना। तो इन 4 कैटेगरी में बताया गया कि पहले तो है संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में उपलब्ध होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब संभावी संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिनकी संभावना तो है पर उनका इस्तेमाल अभी हाल फिलहाल में नहीं किया जा रहा। जैसे कि हमारे उदाहरण के लिए है कि हमारे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की जो है काफ़ी ज़्यादा अपार संभावना है, पर अभी हम इनका सही ढंग से विकास नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और आगे हम बात करें तो आगे क्या कहलाता है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वे तो किया जा चुका है और उनका उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित की जा चुकी है। मतलब हम जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल के टाइम में, जैसे हमें पेट्रोलियम वगैरह हमें इस्तेमाल करते हैं, कोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई खनिज पदार्थ है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सभी संसाधन कैसे संसाधन, ये सारे संसाधन विकसित संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और इनके उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित हो चुकी है। इसी संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। तो संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। किसी भी संसाधन का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब उससे रिलेटेड हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। ठीक है बच्चों, अगर हम भंडार की तरफ बात करें तो भंडार से हमारा मतलब होता है कि वो संसाधन जो पर्यावरण में तो उपलब्ध है, बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण में उपलब्ध है, पर मानव की आवश्यकता पूर्ति भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण में वो संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और मानव की आवश्यकता को भी पूरा कर सकता है, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में वो मानव की पहुंच से क्या है, बाहर है।
कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वो संसाधन तो है और वो हमारी आवश्यकता को पूरा भी कर सकता है, पर उस संसाधन के इस्तेमाल के लिए हमारे पास जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो हमारे पास टेक होना चाहिए, वो टेक हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी हाल फिलहाल में हम उस संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका उदाहरण है जैसे जल। आपको पता है कि जो जल है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन, जिसे H2O भी कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम एनर्जी के रूप में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जल से क्या कर सकें, इस H2O में से H को क्या कर सके, बाहर निकाल सके। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जल तो बहुत बड़ी मात्रा में है, समुद्र है पूरा का पूरा, महासागर है, 7 महासागर हैं, परंतु अभी हम हाल फिलहाल में इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम आगे चलें तो आगे बात आती है किसकी, संचित कोष की। तो संचित कोष वही है, भंडार का ही हिस्सा है हमारा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि हाइड्रोजन वगैरह का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग हमने चालू नहीं किया है। और जैसे नदियों के जल से भी हम विद्युत बना सकते हैं, पावर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम कर सकते हैं, परंतु इसका उपयोग हम अभी सीमित रूप में कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। आगे बात आ गई आपका संसाधनों के विकास की। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास किस तरीके से किया जाए, संसाधनों का डेवलपमेंट आखिर किस तरीके से हो। तो पहली चीज़ ये है कि संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। संसाधन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे जीवन को क्या करता है, जीवन की गुणवत्ता बनाता है। दूसरी चीज़ ये है कि मानव ने आजकल संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रखा है। जैसे संसाधन मिलते हैं अपना इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस वजह से कई तरह की समस्या पैदा हो गई है। अब कई तरह की समस्याएं पैदा होने के कारण हमें कई तरह की प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे संसाधन जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ कुछ व्यक्ति जो हैं वो लालच कर रहे हैं, लालच करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन अपने पास रख ले रहे हैं, और इस वजह से दूसरे वर्गों के लिए संसाधन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस वजह से जो दुनिया है, हमारे जो समाज है, वो दो हिस्सों में लगभग बट गया है। एक हिस्सा हो गया है अमीर और एक हिस्सा हो गया है गरीब। ठीक है, आप सभी को पता है कि अमीर के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो अमीर क्या कर लेगा, अमीर उन संसाधनों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से करेगा, जो चाहेगा वो खरीद लेगा, जो चीज़ें उसे चाहिए उसका इस्तेमाल वो कर लेगा। पर जो गरीब है, गरीब को संसाधन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से संसाधनों का विकास हुआ है। अभी इसी संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से हमारी दुनिया में पारिस्थितिक संकट क्या हो गया है, पैदा हो गया है। और पारिस्थितिक संकट में 4 तरह की समस्याएं हमें सामने दिखाई दे रही है। पहली समस्या यही है कि हमारे भूमंडल का ताप बढ़ गया है, भूमंडलीय तापन बढ़ गया है। जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो हमारे अर्थ का जो तापमान है, वो क्या हो गया है, पूरी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। आज देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। दिल्ली की बात करें तो 49 डिग्री सेल्सियस की गर्मी दिल्ली के अंदर पड़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है, ये भूमंडलीय तापन की वजह से हो रहा है। और इसी भूमंडलीय तापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, आपने वर्ड सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, ओजोन परत में छेद होना। बच्चों ये भी एक गहरी समस्या है। मैंने आपको दिखाया है, देखिए ये आपकी पृथ्वी का मैप है और ये है 1984 का हमारी पृथ्वी। यहाँ पर आपको दिख रहा है किसी तरीके का कोई होल वगैरह है, पर यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ब्लू कलर का, ये वॉलेट कलर का क्या पूरी तरीके से एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है कि हमारी ओजोन लेयर में क्या हो गया है, छेद हो गया। और ये कब का है, 1997 का। अगर हम इस समय बात करें तो इस समय ये बहुत कम है, यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है हमें, ये काफ़ी लो था। पर
अगर हम इस तरफ की बात करें 1997 में, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है, हाई हो गया है। तो चलिए वापस से ज़रा इसे चलते हैं। तो ओजोन परत में हमारी क्या हो गया है, छेद हो गया है, और इसी वजह से हमें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी चीज़ की बात करें तो हमारा पर्यावरण बहुत तेज़ी से क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। हमारे पर्यावरण के प्रदूषित होने की वजह से हमें कई तरह की सांस लेने में दिक्कतें आने लगी, कई तरह की बीमारियां वगैरह होने लगी हैं। ठीक है, तो ये एक तीसरा कारण है संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण। चौथी की बात करें तो भूमि का निम्नीकरण होना। भूमि का निम्नीकरण होने का मतलब होता है कि भूमि का क्या होना, खराब होना, भूमि का खराब होना। तो भूमि का खराब होना जो है, भूमि का खिसकना, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इस तरीके से ये सारी समस्याएं बनी पड़ी हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी समस्याएं, ये 4 तरह की समस्याएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन 4 तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। तो इन 4 तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इस जैसी और समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें करना चाहिए सतत पोषणीय विकास, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। तो बच्चों, सतत पोषणीय विकास होता क्या है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि हमें विकास इस तरीके से करना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन पूरी तरीके से उपलब्ध रहें। जैसे कि हम आज पेट्रोलियम का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 संसाधन हम बहुत तेज़ी से क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में सिर्फ 50 वर्षों के लिए ये संसाधन है हमारे पास। 50 वर्षों बाद ये संसाधन क्या होने वाले, पूरी तरीके से समाप्त होने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक सतत पोषणीय विकास करना चाहिए, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इसके तहत ये कहा गया है कि हमें विकास इस तरीके से करना चाहिए कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुँचे और हमारे जो संसाधन है वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी मौजूद रहे। आई होप बच्चों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। आगे चलते हैं। तो इसी समस्या से लड़ने के लिए, इसी समस्या पर बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन का नाम पड़ता है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। और ये सम्मेलन कब होता है, 1992 में। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, ये लोगो दिखाई दे रहा है, ये यूएन का लोगो है। यूएन एक यूनाइटेड नेशन एक संगठन है जो हमारी पूरी दुनिया पर काम करती है अलग अलग मुद्दों के ऊपर। खैर, यूएन की बात हम कभी और करेंगे, और अभी हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। और ये आप देखिए क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो 3 से 14 जून 1992 में। बच्चों, ये एक सम्मेलन था जो 1992 में किया गया, 3 से लेकर 14 जून के बीच में किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चल लेते हैं। जून 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक देश मिले, 100 से अधिक देशों के अध्यक्ष मिले, और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी खतरे और पृथ्वी संरक्षण की बात की गई। इसी सम्मेलन में पृथ्वी संरक्षण करने के लिए एक एजेंडा 21 नाम की रिपोर्ट को भी पेश किया गया। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से एक सम्मेलन है, और ये हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए सम्मेलन है। जब पूरी दुनिया को पता चला ना, ये ओजोन लेयर में क्या हो गया है, छेद हो गया है, काफ़ी ज़्यादा समस्या, और हमारी पृथ्वी जल्दी खत्म होने वाली है, तो इस वजह से पूरी दुनिया ने क्या किया, एक सम्मेलन करने का फैसला किया और प्रयास किया कि हम अपनी गतिविधियों को क्या करेंगे, कम करेंगे, और विकास इस तरीके से करेंगे कि उसे हम क्या कह सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकें, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जानी थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ही ये एजेंडा 21 नाम की रिपोर्ट को पेश किया गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21 एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट कब पेश की गई, जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो ये पृथ्वी सम्मेलन होता है, ये जो अर्थ समिट होती है, इस समिट में इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। ठीक है बच्चों, तो एजेंडा 21 की बात कर लेते हैं। एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, तो एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है, बेसिकली एक तरीके से एक कार्य सूची है, और इसमें इस घोषणा सूची में पृथ्वी सम्मेलन में शामिल सभी लोगों ने पृथ्वी का संरक्षण करने के लिए कुछ नियमों पर सहमत हुए हैं, जिन्हें इन सभी देशों को 21वीं सदी में
अपने देश में क्या करना है, लागू करना है और पृथ्वी को बचाने का प्रयास करना है। यह एक तरह की कार्यसूची है जिसमें पूरा संसार मिलकर पृथ्वी संरक्षण के लिए काम करने वाला है और साथ में गरीबी, बीमारी, पर्यावरण क्षति के लिए भी मिलकर काम करने वाला है। तो बेसिकली बच्चों क्या है, एजेंडा 21 जो है 21st सेंचुरी की एक कार्यसूची है, जिस कार्यसूची में हमने कुछ नियम बनाए हैं और सभी के सभी देश जिन्होंने एजेंडा 21 पर सिग्नेचर किए हैं वो इन सभी देश 21वीं सदी में अपने देश के अंदर इन नियमों को लागू करेंगे और ये नियम कुछ इस तरीके के हैं जिनसे हमें अपना विकास भी करना है और अपनी पृथ्वी को बचाना भी है, पृथ्वी को बचाने का प्रयास करना है। तो एक तरीके से सूची है और इसी के साथ साथ हम कुछ और कार्य भी कर लेंगे, जैसे गरीबी, बीमारी, पर्यावरण और क्षति पर भी बातचीत कर ली जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और इस संसाधन नियोजन को, ये काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है तो इसको हम एजेंडा 21 तक ही यहाँ रखते हैं और बाकी का जो है हम उसे नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप अपनी नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द देखिएगा। हम इसे कल की दिन अपलोड कर देते हैं और आप इसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप बच्चों आपको मेरा पढ़ाया वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया है तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।